आज का जो टॉपिक होगा वो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पार्ट टू. Today we are going to address the various sources of ancient Indian history and this one is the part two. Coming to the बौद्ध साहित्य देखते हैं भाई कि देसी साहित्य में हम लोग जो हैं धार्मिक साहित्य और धार्मिक साहित्य में जो है बौद्ध साहित्य ये देखा जाएगा. जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं उन्हें बौद्ध साहित्य कहा जाता है. तो कौन कौन से प्रमुख बौद्ध साहित्य हैं भाई? तो प्रमुख बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक साहित्य है. त्रिपिटक साहित्य है. त्रिपिटक साहित्य में 3 पिटक हैं. सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक. नाम ही त्रिपिटक है, मतलब 3 ग्रंथों का समूह है. सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक. सुत्त पिटक क्या है? तो सुत्त पिटक जो है महात्मा बुद्ध के नीति वचन है. इन त्रिपिटक साहित्य में सुत्त पिटक में क्या विषय वस्तु है? तो ये जो है महात्मा बुद्ध के नीति वचन है. महात्मा बुद्ध के नीति वचन मीन्स कि महात्मा बुद्ध अपने जीवन काल में जो भी उपदेश दे रहे हैं उन सारे उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? वो सुत्त पिटक ग्रंथ में है. तो विनय पिटक क्या है भाई? विनय पिटक जो ग्रंथ है इसमें बौद्ध संघ के नियम और विधि विधान जो हैं उस पर चर्चा किया गया है. बौद्ध संघ के नियम और विधि विधान ये जो है विनय पिटक है. अगला ग्रंथ जो है वो अभिधम्म पिटक है. अभिधम्म पिटक क्या है? तो अभिधम्म पिटक जो ग्रंथ है इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किया गया है. बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किया गया है. ये त्रिपिटक ग्रंथ है. इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जैसे कि बौद्ध साहित्य में कुछ और साहित्य कौन से हैं? बौद्ध साहित्य में दीपवंश है, महावंश है, दिव्यावदान है. दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये जो है मौर्य वंश के इतिहास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसके अलावा कुछ और ग्रंथ हैं जैसे कि अवदान शतक ग्रंथ है. तो अवदान शतक जो ग्रंथ है ये क्या है भाई? तो अवदान शतक ग्रंथ में 100 महात्मा बुद्ध के 100 किंवदंतियों का संस्कृत संकलन है. शतक मतलब 100 होता है, तो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 100 किंवदंती जो हैं किंवदंतियों का संस्कृत में संकलन है. इसके अलावा प्राचीन भारत में एक आप लोग किए थे अंगुत्तर निकाय. कोई मुझे बताया, किसी बच्चे को याद है ये अंगुत्तर निकाय आपने कहां पे पढ़ा था? कोई भी एक बच्चा बता दे कि प्राचीन भारत में आपने अंगुत्तर निकाय को मैंने बताया था कहां पे आपने पढ़ा था. जरा कोई बच्चा बताएगा, जरूर उसका नाम लेकर के उसको शाबाशी दिया जाएगा. आप बताइए, नहीं तो थोड़ी देर में मैं बता रहा हूं. इसके अलावा क्या है? तो नेति प्रकरण है. नेति प्रकरण ग्रंथ है. नेति प्रकरण ग्रंथ जो है एक पौराणिक बौद्ध ग्रंथ है जिसे खुद्दक निकाय में शामिल किया गया है. अरे वाह भाई, क्या नाम है इस बच्चे का? यश के शायद नाम है, मोहित है, और कोई एक दो बच्चे का मैं नाम नहीं पढ़ पाया हूं. तो षोडश महाजनपद प्रशांत सिंह है, शाबाश बेटा जो है. देन आफ्टर जो है जितने भी बच्चों ने सही उत्तर बताया है, सन्नी है, सन्नी कुमार है, उपेंद्र है, और भी जिन बच्चों का मैं नाम नहीं देख पाया, नूतन है. शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया तैयारी है आप लोगों की, बहुत बढ़िया तैयारी है. ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि षोडश महाजनपद का उल्लेख निम्नलिखित में से कहां पे मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, जैन ग्रंथ आई फील भद्रबाहु चरित है. तो बहुत ही सटीक, मतलब कई महीने बीत चुके थे हम लोगों के, लेकिन उसके बाद भी आपने बिल्कुल सही वो बताया जो है. चलिए जो है, अब भाई नेति प्रकरण हो गया. तो ये सारे क्या हैं? ये सारे जो हैं प्रमुख बौद्ध साहित्य के ग्रंथ हैं. अब आगे बढ़ते हैं. अगला बच्चों जैन साहित्य है. कौन सा है?
जैन साहित्य ग्रंथ है। जैन साहित्य ग्रंथ में क्या क्या है? तो अंग है, उपांग है, भद्रबाहु चर, ये दोनों देखिए आईएएस में प्रश्न पूछा था। अवदान शतक और नेति प्रकरण जो है, इसका स्टेटमेंट बनाया गया था। आईएएस में स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका स्टेटमेंट बनाया गया था, तो इन सारे प्रश्नों को हल्के में नहीं लेना है। भद्रबाहु चरित है। देन आफ्टर कौन सा है भाई? अंग है, उपांग है, भद्रबाहु चरित है। अगला एक प्रमुख ग्रंथ जो है, हेमचंद का परिशिष्ट प्रमाण है। हेमचंद का परिशिष्ट प्रमाण ग्रंथ है। इसके अलावा एक और ग्रंथ है जो पिछले साल आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था। जीन सेन जो है वो राष्ट्रकूट वंश के समय में रहते हैं, इनका त्रिषष्टि सलाका पुराण है। जीन सेन का त्रिषष्टि सलाका पुराण है। इस पे भी आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था। त्रिषष्टि सलाका पुराण जो है, तो ये एक जैन ग्रंथ है। अंग उपांग एक बहुत ही पवित्र साहित्य है, जैसे त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म में है, वैसे जैन धर्म में है। ये सारे जो है प्राचीन काल के धार्मिक साहित्य हैं, जिनसे धर्म के साथ साथ जो है उस समय काल के भौतिक राजनीतिक जीवन पर भी परोक्ष रूप से ही सही परंतु प्रकाश पड़ता है। सामाजिक इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है। सामाजिक इतिहास में महिलाओं की स्थिति कैसी है, खान पान की आदत कैसा है, पहनावा उनका कैसा है। तो चलिए बच्चों, जो है यहाँ पे धार्मिक साहित्य आप लोग का समाप्त हुआ। अब अगर सब्र आप लोग रखें, धैर्य रखें, तो आधा घंटा 40 मिनट लगेगा, पूरा धार्मिक साहित्य का नोट्स बनवा दिया जाए। देखिए अनेकों अनेक है बेटा, सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में ग्रंथ हैं, बात की खाल नहीं नोचना है। या आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या बुकलेट पढ़ रहे हैं, तो आप उसको भी कवर अप करते रहिए, ठीक है। तो अब बोर्ड पे मैं लिखता हूं, इसको जो है फाजिया, क्या नाम, फौजिया नाम है। आप बेटा इसे फ्लो चार्ट के रूप में क्विक रिवीजन जो करना होता है ना, क्विक रिवीजन के लिए इसे कर सकती हैं। आइए भाई हेडिंग दे दीजिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हेडिंग दे दीजिए, और उसके नीचे साहित्यिक स्रोत का हेडिंग दे दीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, उसके नीचे साहित्यिक स्रोत का हेडिंग दे दीजिए। उसके सामने डैश देकर के धार्मिक साहित्य का हेडिंग दे दीजिए। धार्मिक साहित्य का हेडिंग देने के बाद उसके नीचे बच्चों जो है ब्राह्मण साहित्य का हेडिंग दे दीजिए। ब्राह्मण साहित्य का हेडिंग दे दीजिए। लिखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विविध स्रोतों के अंतर्गत, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विविध स्रोतों के अंतर्गत धार्मिक साहित्य सबसे समृद्ध स्रोत के रूप में, धार्मिक साहित्य सबसे समृद्ध स्रोत के रूप में उभर कर आते हैं। धार्मिक साहित्य सबसे समृद्ध स्रोत के रूप में उभर कर आते हैं, क्योंकि क्योंकि प्राचीन काल में, प्राचीन काल में शिक्षा प्रणाली, प्राचीन काल में शिक्षा प्रणाली तथा तथा लौकिक पारलौकिक जीवन के चिंतन मनन पर, तथा लौकिक पारलौकिक जीवन के चिंतन मनन पर धर्म का अत्यधिक प्रभाव था। लौकिक पारलौकिक जीवन के चिंतन मनन पर धर्म का अत्यधिक प्रभाव था। नेक्स्ट पॉइंट, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध एवं जैन साहित्य आते हैं। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध एवं जैन साहित्य आते हैं। बौद्ध एवं जैन साहित्य आते हैं। नेक्स्ट, ब्राह्मण वर्ग के द्वारा, ब्राह्मण वर्ग के द्वारा संकलित ग्रंथों को, ब्राह्मण वर्ग के द्वारा संकलित ग्रंथों को ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है। ब्राह्मण वर्ग के द्वारा संकलित ग्रंथों को ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत डैश देकर के, इसके अंतर्गत बच्चों डैश देकर के लाइन चेंज, चार वेद हेडिंग दे दीजिए। चार वेद, वैदिक काल के इतिहास को, वैदिक काल के इतिहास को जानने के लिए, वैदिक काल के इतिहास को जानने के लिए चार वेद अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। वैदिक काल के इतिहास को जानने के लिए चार वेद अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। फुल स्टॉप। ऋग्वेद, ऋग्वेद ग्रंथ में, ऋग्वेद ग्रंथ से, ऋग्वेद ग्रंथ से ऋग्वैदिक आर्यों के, ऋग्वेद ग्रंथ से ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक जीवन, ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक जीवन, कौमा राजनीतिक जीवन, कौमा सामाजिक जीवन, भौगोलिक जीवन, कौमा राजनीतिक जीवन, कौमा सामाजिक जीवन, कौमा आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप,
और उनके धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर प्रकाश पड़ता है, और उनके धार्मिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों पर प्रकाश पड़ता है। तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। अगला हेडिंग दे दीजिए यजुर्वेद। यजुर्वेद लिखिए, वैदिक काल में प्रचलित विविध प्रकार के, यजुर्वेद में लिखिए वैदिक काल में प्रचलित विविध प्रकार के यज्ञ, यज्ञ जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, कौमा राजसूय यज्ञ, कौमा वाजपेय यज्ञ इत्यादि। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ इत्यादि के यज्ञ विधि विधानों के, यज्ञ विधि विधानों, यज्ञ कुंड से जुड़े विविध नियमों की चर्चा, यज्ञ विधि विधानों कौमा यज्ञ कुंड से जुड़े विविध नियमों की चर्चा यजुर्वेद ग्रंथ में किया गया है, यजुर्वेद ग्रंथ में किया गया है। अगला बच्चों हेडिंग दे दीजिए सामवेद, सामवेद। देखिए, प्राचीन भारतीय संगीत विधा पर, प्राचीन भारतीय संगीत विधा पर प्रचलित यह सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ था। प्राचीन भारतीय संगीत विधा पर प्रचलित यह सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ था। नेक्स्ट, उपरोक्त तीनों वेदों को सूक्त मतलब मंत्र से जोड़ सकते हैं, सुप्रिया, सूक्त को मंत्र से जोड़ सकते हैं। लिखना है, उपरोक्त तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता था। उपरोक्त तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता था। हेडिंग दे दीजिए अथर्ववेद, अथर्ववेद। देखिए, अथर्ववेद में धर्म से जुड़े विविध कर्मकांडों, कौमा अंधविश्वासों, कौमा जादुई शक्तियों, धर्म से जुड़े विविध कर्मकांडों, अंधविश्वासों, कौमा जादुई शक्तियों तथा विविध रोगों के निदान पर भी चर्चा किया गया, है। फुल स्टॉप। चारों वेद संस्कृत में लिखे गए थे, हेडिंग दे दीजिए ब्राह्मण ग्रंथ। अगला बच्चों जो हेडिंग देना है वो ब्राह्मण ग्रंथ। लिखिए, चारों वेदों की सरल और सहज समझ विकसित करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना किया गया, फुल स्टॉप। प्रत्येक वेद के अपने पृथक ब्राह्मण ग्रंथ थे, अपने पृथक ऐतरेय और कौशितकी, जैसे कि ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशितकी, कौमा अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, आदि आदि। हेडिंग दे दीजिए आरण्यक, क्योंकि प्राचीन भारत में अरण्य अर्थात जंगल में ऋषि मनीषी या ऋषि निवास करते थे, और यहीं पर प्रत्येक प्रसिद्ध ऋषि के अपने अपने गुरुकुल होते थे, और यहीं पर या जंगल में ही प्रत्येक प्रसिद्ध ऋषि मुनियों के अपने अपने गुरुकुल होते थे। नेक्स्ट, इन ऋषि मुनियों के द्वारा अरण्य में लिखे गए धर्म ग्रंथों को आरण्यक ग्रंथ कहा गया। अगला हेडिंग दे दीजिए उपनिषद। लिखिए, प्राचीन काल में शिक्षा की श्रवण परंपरा, उपनिषद में बच्चों लिखना है, प्राचीन काल में शिक्षा की श्रवण परंपरा प्रचलित थी। अतः उप अर्थात उपनिषद है ना, उप अर्थात गुरु के समीप बैठकर निषद अर्थात सुनना, फुल स्टॉप। कुल उपनिषदों की संख्या
कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 12 प्रमाणिक उपनिषद हैं। जिनमें 12 प्रमाणिक उपनिषद हैं। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें कुल 12 प्रमाणिक उपनिषद हैं। फुल स्टॉप। उपनिषद साहित्य को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद साहित्य को वेदांत भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। उपनिषद साहित्य को वेदांत भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। उपनिषद साहित्य में तार्किक चिंतन परंपरा को बढ़ावा दिया गया है। तार्किक चिंतन परंपरा को बढ़ावा दिया गया है। जैसे कि मुंडकोपनिषद में, उपनिषद साहित्य में तार्किक चिंतन परंपरा को बढ़ावा दिया गया है। जैसे कि मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते की चर्चा, सत्यमेव जयते की चर्चा, तथा छांदोग्य उपनिषद में, यज्ञ की तुलना, तथा छांदोग्य उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से किया है। छांदोग्य उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से किया गया है। हेडिंग दे दीजिए महाकाव्य। महाकाव्य लिखिए प्राक मौर्य काल ब्रैकेट में लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, प्राक मौर्य काल ब्रैकेट में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, ब्रैकेट क्लोज। प्राक मौर्य काल में रामायण और महाभारत दो महाकाव्य ग्रंथों की रचना किया गया। दो महाकाव्य ग्रंथों की रचना किया गया, जो कि प्राक मौर्यकालीन भौगोलिक दशा, प्राक मौर्यकालीन भौगोलिक दशा, कौमा भौतिक प्रगति, कौमा राजनैतिक सामाजिक और धार्मिक जीवन के संदर्भ में धार्मिक परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बन जाते हैं। धार्मिक परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बन जाते हैं। ये इतना तो पता ही होगा कि वेद व्यास के द्वारा रामायण की रचना, वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना और वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना किया गया। अगला हेडिंग दे दीजिए पुराण साहित्य। देखिए कुल पुराण साहित्य की संख्या 18 है। कुल पुराण साहित्य की संख्या 18 है, जिसे महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसवा को रचना का श्रेय दिया जाता है। महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसवा को रचना का श्रेय दिया जाता है। लिखिए पुराण साहित्य में विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, पुराण साहित्य में विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण का ऐतिहासिक महत्व है। फुल स्टॉप। पुराण साहित्य का एक नकारात्मक पक्ष यह है कि इसे भविष्यगत शैली में लिखा गया है। अगला हेडिंग दे दीजिए स्मृति साहित्य। लिखिए स्मृति साहित्य मौर्योत्तर काल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक के हिंदू धर्म के सामाजिक मान्यताओं और उनके धार्मिक विश्वासों, विश्वास परंपराओं का मूलाधार है। धार्मिक विश्वास परंपराओं का मूलाधार है। फुल स्टॉप। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, जिसकी रचना शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के समय में किया गया था। शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के समय में किया गया था।
अगला हेडिंग बच्चों दे दीजिए बौद्ध साहित्य। अगला हेडिंग जो है वो बौद्ध साहित्य है। उसके आगे हेडिंग दे दीजिए त्रिपिटक साहित्य। त्रिपिटक साहित्य लिखिए बौद्ध साहित्य के अंतर्गत, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक साहित्य, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक साहित्य सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक साहित्य सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक साहित्य के अंतर्गत, त्रिपिटक साहित्य के अंतर्गत, त्रिपिटक साहित्य के अंतर्गत सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ग्रंथ आते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ग्रंथ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सुत्त पिटक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के नीति वचन, सुत्त पिटक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के नीति वचन तथा विनय पिटक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के नीति वचन तथा विनय पिटक ग्रंथ में, विनय पिटक ग्रंथ में बौद्ध संघ के नियम तथा विनय पिटक ग्रंथ में बौद्ध संघ के नियम तथा अभिधम्म पिटक ग्रंथ में, तथा अभिधम्म पिटक ग्रंथ में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किया गया है। अभिधम्म पिटक ग्रंथ में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किया गया है। अभिधम्म पिटक ग्रंथ में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट, दीपवंश महावंश, दीपवंश महावंश और दिव्यावदान, और दिव्यावदान मौर्य वंश के इतिहास के संदर्भ में, दीपवंश महावंश और दिव्यावदान मौर्य वंश के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ बन जाते हैं। मौर्य वंश के इतिहास के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ बन जाते हैं। हेडिंग दे दीजिए जातक कथाएं। हेडिंग दे है जातक कथाएं। लिखिए महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़े वृत्तांत, जुड़े वृत्तांत जातक कथाओं में उल्लिखित किए गए हैं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़े वृत्तांत जातक कथाओं में उल्लिखित किए गए हैं। अगला हेडिंग दे दीजिए अवदान शतक। यहां पे लिखा है अवदान शतक। लिखिए 100 बौद्ध किंवदंतियों का, 100 बौद्ध किंवदंतियों का संस्कृत संकलन है। 100 बौद्ध किंवदंतियों का संस्कृत संकलन है। हेडिंग दे दीजिए नेति प्रकरण। नेति प्रकरण, ये नेति प्रकरण लिखिए। यह एक प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथ है। यह एक प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथ है जिसे खुद्दक निकाय, जिसे खुद्दक निकाय, यह एक प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथ है जिसे खुद्दक निकाय में थेरवाद के द्वारा, खुद्दक निकाय में थेरवादियों के द्वारा शामिल किया गया था। खुद्दक निकाय में थेरवादियों के द्वारा शामिल किया गया था। अंतिम हेडिंग दे दीजिए जैन साहित्य। जैन साहित्य लिखिए बौद्ध और जैन साहित्य, बौद्ध और जैन साहित्य पाली और प्राकृत भाषा में,
बौद्ध और जैन साहित्य पाली और प्राकृत भाषा में लिखा गया था, पाली और प्राकृत भाषा में लिखा गया था। जैन फुल स्टॉप, पाली और प्राकृत भाषा में लिखा गया था, फुल स्टॉप। जैन साहित्य के अंतर्गत, जैन साहित्य के अंतर्गत अंग, अंग कौमा उपांग, अंग उपांग, भद्रबाहु चरित, भद्रबाहु चरित कौमा हेमचंद का परिशिष्ट परवाण, भद्रबाहु चरित हेमचंद का परिशिष्ट परवाण, तथा राष्ट्रकूटकालीन, तथा राष्ट्रकूटकालीन जैन संत जीनसेन, राष्ट्रकूटकालीन जैन संत जीनसेन का त्रिषष्टि सलाका पुराण, जीनसेन का सब लिखा हुआ है, जीनसेन का त्रिषष्टि सलाका पुराण महत्वपूर्ण ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हेडिंग दे दीजिए बच्चों लौकिक साहित्य, क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं तो 5 मिनट में लिखवा दूंगा, 5 मिनट बस दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं समझा दे रहा हूं, या अधिकांश आप जान ही रहे हैं। हेडिंग दे दीजिए गैर धार्मिक साहित्य ऑब्लिग लौकिक साहित्य, हेडिंग देना है गैर धार्मिक साहित्य ऑब्लिग लौकिक साहित्य। लिखिए लौकिक साहित्य के अंतर्गत, लौकिक साहित्य के अंतर्गत प्राक मौर्यकालीन, प्राक मौर्यकालीन व्याकरण पर लिखा गया, लौकिक साहित्य के अंतर्गत प्राक मौर्यकालीन व्याकरण पर लिखा ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी, यहां पे मैं लिख रहा हूं व्याकरण पर लिखा ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, अगला जो पॉइंट है लिखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य काल के राजनैतिक प्रशासनिक, मौर्य काल के राजनैतिक प्रशासनिक दशा पर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन राजनैतिक प्रशासनिक दशा पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट पातंजलि का महाभाष्य, पातंजलि का, पातंजलि का महाभाष्य ग्रंथ, पातंजलि का महाभाष्य ग्रंथ मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग, मौर्य शासक पुष्यमित्र, सॉरी शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के इतिहास को जानने का, के इतिहास को जानने का एक प्रामाणिक ग्रंथ है। मौर्योत्तर काल के शासक के, मौर्योत्तर काल के शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के इतिहास को जानने का एक प्रामाणिक ग्रंथ है। नेक्स्ट गुप्त काल, गुप्त काल के सामाजिक, गुप्त काल के सामाजिक सांस्कृतिक, गुप्त काल के सामाजिक सांस्कृतिक दशा, के सामाजिक सांस्कृतिक दशा को जानने के लिए कालिदास की विविध रचनाएं, सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास को जानने के लिए कालिदास की विविध रचनाएं जैसे कि, जैसे कि रघुवंशम, जैसे कि रघुवंशम, विक्रमोवर्षियम, रघुवंशम विक्रमोवर्षियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है, बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बाणभट्ट की हर्षचरित, बाणभट्ट की हर्षचरित वर्धन वंश के शासक, बाणभट्ट की हर्षचरित वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के, वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के राजनैतिक, प्रशासनिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालता है, राजनैतिक, प्रशासनिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो चौहान वंशीय शासक, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और गढ़वाल वंशीय शासक, और गढ़वाल वंशीय शासक
जयचंद के मध्य, जयचंद के मध्य मतभेद, के मध्य मतभेद, और और मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी के द्वारा, और मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को, मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने और कैद किए जाने की घटना का उल्लेख करता है। मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने और कैद करने की घटना को उल्लेखित करता है। बस एक लास्ट पॉइंट है बच्चों, लिखिए, अंतिम पॉइंट है, कल्हड़ की राज तरंगिणी, कल्हड़ की राज तरंगिणी ग्रंथ, कल्हड़ की राज तरंगिणी ग्रंथ प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। कल्हड़ की राज तरंगिणी ग्रंथ प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें क्रमानुसार कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, जिसमें क्रमानुसार कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। चलिए बच्चों, तो कहानी खत्म हो गया। गैर धार्मिक साहित्य में, मतलब वैसे साहित्य जिनका धर्म से, जिसमें धर्म के बारे में, भगवान, स्वर्ग, नरक, कर्मकांड, इन सब पे बात ना करके इहलौकिक जीवन की विषय वस्तु पे बात किया गया है, उसे गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य कहते हैं। जगे हैं बेटा या सो गए हैं? क्या बोल रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है या अपनी ही कहानी चल रही है? जरा जगे हैं तो उसका प्रमाण मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाइए। पहले दिन बेटा कहा था कि जो लोग मुझे जान रहे हैं कि बहुत, अगर आप क्लास में सिंसियर हैं, आईएएस बनने का जुनून अगर आपके सर पे सवार है, मैं बहुत आसानी से आपको समझ में आऊंगा। दोनों से आपको खान के द्वारा एक मेरा टेलीग्राम आईडी बनाया गया है, और ये जो टेलीग्राम आईडी है उस पर आप कैसे मुझे सर्च करके मुझसे जुड़ सकते हैं, तो @history/in/hindi, @history/in/hindi, या स्पेस दे दीजिएगा, हिंदी बाई अनिल सर, स्लैश है बाई अनिल सर। तो इससे टेलीग्राम से आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो समय समय पर जो आपके आईएएस के एग्जाम से संबंधित कुछ ऐतिहासिक, जो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि नोट्स होते हैं, वो आप हमसे पाते रहेंगे, या और भी कुछ जो करंट डेवलपमेंट है वो भी आप हमसे पाते रहेंगे। तो चलिए, जो है @history_in_hindi बाई अनिल सर, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आइए भाई, बात हम लोग की कहां पे चल रही थी? तो बात हम लोगों की जो है गैर धार्मिक साहित्य पर चल रहा था। तो गैर धार्मिक साहित्य में पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है वो व्याकरण पर लिखा गया ग्रंथ है, मतलब धर्म से, इसका व्याकरण का धर्म से कुछ लेना देना है नहीं। ये प्राक मौर्यकालीन ग्रंथ है। इसके अलावा कौटिल्य या चाणक्य का अर्थशास्त्र बताने की जरूरत नहीं है, एक कालजयी रचना है। आज भी भारत के विदेश संबंध जो है उसको प्रेरणा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कुछ हद तक सामाजिक आर्थिक जीवन पर भी वो प्रकाश डालता है। पातंजलि का महाभाष्य जो है, शुंग शासक, मौर्योत्तर काल में शुंग शासक रहते हैं पुष्यमित्र शुंग, उनके समय में महर्षि पातंजलि हैं, उनकी महाभाष्य है, जिससे हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने हिंद यवनों को पराजित किया था, जैसी ऐतिहासिक सूचना हमें इन ग्रंथों से मिल जाती है। कालिदास की रचना, भारत का शेक्सपियर उन्हें कहा जाता है। कालिदास की ही मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ है, जिसका नोट्स मैंने प्राचीन भारत में आप लोगों से बनवाया है। आईएएस में भी यह प्रश्न पूछा गया है। मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ में मालविका जो है इस ग्रंथ की नायिका है, नायक जो है वो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र हैं। इन दोनों की प्रणय कहानी, प्रेम कहानी कालिदास की मालविकाग्निमित्रम में कहा गया है। इसके बाद जो है कालिदास की अन्य कई सारी रचनाएं हैं, जिसमें से कुछ का जिक्र मैंने किया। फिर बाणभट्ट की हर्षचरित, बच्चों आपको प्राचीन भारत में वो कहानी याद होगी। प्रभाकर वर्धन थे, उनके 2 बेटे थे, याद है कि नहीं है मुझे बताइए जरा। एक कहानी मैंने सुनाया था कि वर्धन वंश में एक राजा प्रभाकर वर्धन थे, उनके बड़े पुत्र का नाम राज्यवर्धन यशस्वी थे, आज्ञाकारी थे, उनकी उम्र 18 वर्ष थी। छोटे बेटा का नाम हर्षवर्धन, छोटा बेटा नटखट था, चंचल स्वभाव का था, उम्र 16 साल था। सबसे छोटी जो है बहन रहती हैं, नाम राज्यश्री रहता है, 14 वर्ष की रहती हैं। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश में ग्रहवर्मा से, बड़ा ही भावुक कहानी रहता है, और बड़ी ही शिद्दत से मैंने आप लोगों को वो कहानी सुनाया भी था। तो वो कहानी का जो जिक्र था वो कहां से था भाई? तो वो बाणभट्ट की हर्षचरित ग्रंथ से था। अगला जो रहता है ग्रंथ, वो चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो ग्रंथ रहता है। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, ये मैंने आप लोगों को जब तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध बता लिया, उसके बाद फिर मैंने वो सुनाया था, 4 बांस 24 अंगुल, अंबल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर घड़ियाल है, अब न चूक चौहान। ये सब कहानियां आपको मुझे लग रहा है याद होंगी। तो आपसे ये सब कहानियां तो नहीं पूछेगा, लेकिन गाहे बगाहे कभी कभी जो है स्टेटमेंट बना करके प्रश्न पूछ लेते हैं। तो ये क्या था भाई? ये जो है हम लोगों का धार्मिक और गैर धार्मिक, मतलब देसी साहित्य समाप्त हुआ। अब बच्चों आगे बढ़ा जाएगा, और आते हैं कहां पर? तो अब हम लोग आते हैं विदेशी साहित्य पर। विदेशी
साहित्य पर। विदेशी साहित्य की बात किया जाए भाई तो कौन कौन आते हैं विदेशी साहित्य में? यूनानी साहित्य है, अगला बच्चों जो है चीनी साहित्य है, चीनी साहित्य है, अगला जो है तीसरा जो है वो यूनानी साहित्य हो गया, चीनी साहित्य हो गया, तीसरा जो है वो अरबी साहित्य है या अरबी और फारसी साहित्य है। चाहे तो इसमें आगे बढ़ लिया जाए और अगर भारतीय इतिहास के विदेशी साहित्य की बात किया जाए तो अंग्रेजी साहित्य भी कर लिया जाए। आइए भाई बढ़ते हैं कहां पर, प्राचीन काल के संदर्भ में यूनानी साहित्य। इतिहास का पिता बच्चों किसे कहा जाता है? जरूर आप लोगों को पता होगा, जरा मुझे बताइए फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? और यदि जानते हैं किसे कहते हैं तो उनका एक ग्रंथ है वो भी आप जानते होंगे, फटाफट बच्चों मुझे बताइए तो। हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस का जो ग्रंथ है वो हिस्टोरिका है। तो हेरोडोटस कहां के थे भाई? यूनान के थे। हेरोडोटस कभी भारत नहीं आए थे। हेरोडोटस जो हैं इतिहास के पिता, हेरोडोटस का ग्रंथ जो है हिस्टोरिका है। कभी भी भारत नहीं आए थे लेकिन फिर भी भारत के बारे में सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपने ग्रंथ में इन्होंने वर्णन किया था। यूनानी आक्रमणकारी आपने प्राक मौर्य काल में ईरानी आक्रमणकारी या उन्हें पर्सियन भी कहते हैं, वो डेरियस के बारे में या दारा के बारे में आपने पढ़ा था। दूसरा यूनानी आक्रमण सिकंदर महान का हुआ था, तो सिकंदर यूनान का ही था। तो सिकंदर के समकालीन कौन आया था भाई? तो सिकंदर के समकालीन जो हैं वो कौन रहते हैं? तो एरिस्टोबुलस हैं, एरिस्टोबुलस हैं, नियार्कस हैं, नियार्कस हैं, आनेसिक्रिटस हैं, आनेसिक्रिटस हैं। एरिस्टोबुलस, नियार्कस और आनेसिक्रिटस ये क्या थे भाई? तो ये सिकंदर के सेना में जो है महत्वपूर्ण पदों पर थे या उनकी सेना के साथ आए हुए थे। इन्होंने भारत के सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के भौगोलिक दशा, भारत की जो प्राकृतिक नदियां हैं, भारत के जो देशीय राजवंश हैं, भारत के जो पेड़ पौधे, खाद्यान्न फसल और जो जानवर जैसे हाथियों के बारे में एक जिक्र इन्होंने किया था। पोरस की कहानी के समय बच्चों मैंने कहा था ना कि सिकंदर जो था वो मुकद्दर का सिकंदर था। एक छोटे से राजा पोरस से वो युद्ध हार रहा होता है, युद्ध हार रहा होता है और तो बच्चों एक कहावत है ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। सिकंदर को अपना सपना जो है विश्व विजेता बनने का सपना भी अपने आंखों के सामने टूटता हुआ दिख रहा था। सिकंदर मुकद्दर का सिकंदर था, इसे पता था कि बारिश हो जाएगी, क्योंकि पोरस भले छोटा शासक था लेकिन यूनानी कभी इतना भारी भरकम जानवर हाथी नहीं देखे थे। और प्राचीन काल के हाथियों के बारे में तो मैंने बताया ही था, 2 साल की उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। एक सूंड से पैर पकड़ते थे, एक पैर सीने पे, दुश्मन देश के सैनिक के सीने पे रखते थे और बीचों बीच चीर देते थे। ये एक कला थी, ये एक युद्ध कला थी, दुश्मन देश के सैनिकों में भय का लहर फैलाने का। बारिश हो गया बच्चों, मिट्टी गीली हो गई, मिट्टी गीली होने से भारी भरकम जानवर हाथी का पैर फंसने लगा। इन सारी बातों का जिक्र हमें कहां मिलता है? तो इन सारी बातों का जिक्र हमें यूनानी जो इतिहासकार हैं या सिकंदर के साथ जो आए हुए लोग हैं उनके वर्णन में भी मिलता है। तो वो कौन लोग हैं भाई? वो नियार्कस है, एरिस्टोबुलस है, ऑनेसिक्रिटस है। इस विदेशी साहित्य का महत्व क्या है? तो भारतीय सिकंदर के आक्रमण से जो है प्राचीन भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में एक निश्चित कालक्रम का निर्धारण हो जाता है, एक निश्चित कालक्रम का निर्धारण हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है भाई? इस तरीके से सिकंदर का आक्रमण या यूनानी साहित्य जो है एक निश्चित वर्ष का उल्लेख 326 ईसा पूर्व में वो भारत में प्रवेश करता है, लगभग 18-19 महीने रहता है और उसके बाद फिर वो लौट जाता है। सिकंदर के पश्चात के जो यूनानी है उसमें किसका नाम आता है? तो उसमें जो है मेगस्थनीज की इंडिका ग्रंथ है, मेगस्थनीज की इंडिका ग्रंथ है। मौर्य काल की सामाजिक दशा के संदर्भ में मैंने बताया था कि जो मेगस्थनीज की इंडिका है वो भारतीय समाज को मेगस्थनीज 7 भागों में बांटता है, जबकि हमारे यहाँ पे चतुर्वर्ण व्यवस्था रहता है भाई ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, तो 7 भागों में बांटता है। 7 भागों में भारतीय समाज को बांटने के बाद भी उसे कहीं पे दास नहीं दिखाई देते हैं, जबकि सीधे सीधे चाणक्य कहते हैं कि दास प्रथा का प्रचलन था।
तो इसका क्या मतलब है भाई? भारत में दासों की स्थिति यूनान के दासों की स्थिति से बहुत ही बेहतर थी। अगला क्या है भाई? तो मेगास्थनीज की इंडिका हो गया। अगला जो है सीरिया के शासक एंटियोकस रहते हैं। एंटियोकस का एक राजदूत रहता है। डाइमेकस भारत आया हुआ रहता है। उसी तरीके से टालमी फिलाडेल्फस के एक राजदूत रहते हैं। डाइनिसियस रहते हैं। इन सब पे चर्चा किया गया है। अगला बच्चों एक यूनानी ग्रंथ है पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस ग्रंथ से मौर्योत्तरकालीन जो समुद्र पारी व्यापार है, भारतीय जो बंदरगाह हैं, आयात और निर्यात की जो वस्तुएं हैं, इस पर चर्चा मिलता है, इस पर प्रकाश पड़ता है। तो आइए भाई, यूनानी साहित्य समाप्त हुआ। अब कहां पे बढ़ते हैं? तो अब जो है चीनी साहित्य पे आते हैं। चीनी साहित्य में कौन आते हैं? चीनी साहित्य में तीन आते हैं। कौन कौन है भाई? तो चीनी साहित्य में फाहयान है, वैनसोंग है, वैनसोंग है और इत्सिंग है। फाहयान, वैनसोंग और इत्सिंग है। ये सब आप लोग जानते हैं। फाहयान जो गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में मैंने उसी समय बताया था, कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में कहते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी अच्छी थी कि कोई भी व्यक्ति अपने घरों का मुख्य दरवाजा बंद करके नहीं सोता था। एक तरीके से बच्चों ये तो राम राज्य ही हो सकता है ना, कि व्यक्ति को कोई डर ना हो, कोई भय ना हो, कोई अपना दरवाजा बंद करके ना सोए। भाई वही दिल्ली है, एक लकड़ी का दरवाजा है, उसके बाहर एक लोहे का या स्टेनलेस स्टील का दरवाजा है, कैमरा भी लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, फिर भी जो है आफत मची रहती है। चोर उचक्के गुंडे बदमाश कब क्या हाथ मार ले। कहने का मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। आप आईएएस भैया बनेंगे या आईपीएस भैया बनेंगे तो आपका मुख्य काम क्या है? आपका मुख्य काम टू इंश्योर द सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। कानून और व्यवस्था पे आप जो है वो करते हैं। तो कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी रहती है, ये कौन बताता है? परदेसी बताता है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से बच्चों बात उतनी प्रमाणिक नहीं होती है। अपने देश के बारे में प्रशंसा अगर कोई परदेसी करे तो उस पर सबको विश्वास होता है। फाहयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में कहता है कि कोई घरों का दरवाजा बंद करके नहीं सोता था। आगे फाहयान कहता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में मृत्यु दंड की सजा नहीं दी जाती थी। आज दुनिया के अधिकांश बस 26-27 देश ही कुछ ऐसे हैं बच्चों, करंट अफेयर्स में देख लीजिएगा, 206 देशों में मात्र मुट्ठी भर देश हैं जो मृत्यु दंड की सजा देते हैं। नहीं तो लगभग लगभग दुनिया से मृत्यु दंड की सजा समाप्त हो चुकी है। आज न्यायपालिका मानवतावादी मूल्य पे चल रहा है कि व्यक्ति बुरा नहीं होता है, व्यक्ति की सोच बुरी होती है। अपराधी बुरा नहीं होता है, अपराधी की सोच बुरी है। अपराधी को मारने से कुछ नहीं होगा, उसकी सोच को बदला जाए। मानवता का मानवता से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा। मानवता का मानवता से भाईचारा अगर न्याय के क्षेत्र में देखा जाए तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। फाहयान कहता है मृत्यु दंड की सजा किसी को दिया ही नहीं जाता था। बार बार राजद्रोह का अपराध करने वाले का दाहिना हाथ काट दिया जाता था। बार बार राजद्रोह का अपराध करने वाले का दाहिना हाथ काट दिया जाता था। अगला वो कहते हैं कि एक अपराधी को मंदिर में दिया जलाने का दंड था कि आप जाइए मंदिर में दीपक जलाइए। हाँ, मंदिर में दीपक जलाने का बच्चों उन्हें कहा जाता था। पहले भी आप लोगों से कहा हूं, संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जात। एक अपराधी है, क्यों अपराधी है? क्योंकि बुरे लोगों के बीच में है, बुरे संगत में है। अगर वो मंदिर में जाएगा, मंदिर में कौन सी गूंज गूंजेगी? भगवान का जयकारा होगा, सत्संग की बातें होंगी, नैतिक चरित्र और उत्थान की बातें होंगी। रोज दिया जलाने जाएगा, रोज अच्छी बातें उसके मन में आएंगी, रोज अच्छी बातें आएंगी तो उसका अभिवृत्ति परिवर्तन होगा। बच्चों मेरी ये लाइनें याद हैं कि नहीं? जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आप कोई साधारण देश की साधारण कला और संस्कृति नहीं पढ़ रहे हैं, एक महान देश की गौरवमयी जो विरासत है, उस गौरवमयी विरासत की कला और संस्कृति को पढ़ रहे हैं। गौरवमयी विरासत का एक आईना बच्चों क्या है? एक आईना जो है वो है ना, कोई परदेसी मेरा दिल ले गया। कोई परदेसी मेरा दिल ले गया, जो भारत का दिल था, भारत की धड़कन थी, भारत की जो अच्छाइयां थी। एक परदेसी जो है उन सारी चीजों को ले गया। उसका डंका कहां पे बजाया? उसका डंका चीन में बजाया। उसी परंपरा को आगे किसने बढ़ाया भाई? तो उसी परंपरा को आगे जो है वेनसोंग ने बढ़ाया। वेनसोंग हर्षवर्धन के समय में आया था। वेनसोंग हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन के बारे में वो जिक्र करता है, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। शायद अगर आप लोग थोड़ा दिमाग पे जोर डालें तो वो सब कहानियां सुनाया हूं। आप लोग को बताया था कि वेनसोंग वो चीनी, ये प्रश्न पूछा भी गया है, वेनसोंग ही वो चीनी यात्री था जो कहां से आया था? तो जो चीन से स्थल मार्ग से आया था, परंतु जल मार्ग से चीन गया था। स्थल मार्ग से आया था परंतु जल मार्ग से गया था। तो वो हर्षवर्धन के दरबार में आता है। वो पुलकेशिन द्वितीय के राज्यकाल में जाता है। वो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन, कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी, वहां पे जाता है। बेशुमार कीमती, अरे बच्चों एक कहावत है ना, राजा होबा खाबा का। तो राजा अगर गिफ्ट देंगे, अभी किसकी शादी हुई थी? अनंत अंबानी के बारे में आपने सुना होगा। एक एक मेहमानों को 2-2 करोड़ की घड़ी जो है गिफ्ट किया गया था, और न जाने क्या क्या न्यूज में जो है पेजरो कार दिया गया था। मतलब
एक मिडिल क्लास फैमिली के पूरे जीवन का जो सपना होता है, उन्होंने एक एक, और 100-200 थोड़ी आए थे भाई, हजारों हजार की संख्या में लोगों को बुलाया गया था। तो बड़े लोगों की बच्चों बड़ी बड़ी बातें होती हैं। राजा अगर गिफ्ट देगा, राजा उपहार देगा, तो एरू गैरू तो कुछ देगा नहीं, राजा की बात ही निराली होती है। तो हर्षवर्धन जब जा रहा होता है तो कहानी याद होगी, बंगाल की खाड़ी में तूफान आता है। तूफान आता है तो जो नाव को खेने वाला नाविक रहता है, नाव को खेने वाले नाविक ने क्या कहा था, वेन सॉन्ग अपने साथ भारत के अनेक धर्म ग्रंथों को भी अपने साथ ले जा रहा था, क्योंकि बच्चों नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने ही आया था। जब नाव भारी रहती है, अब कहानी याद आ रहा होगा, तो वो नाविक कहता है ना कि इन सारे ग्रंथों को, किताबों को फेंक दो समंदर में, नहीं तो तूफान बहुत ही घनघोर है, नाव को ही डुबा देगा। नाव को ही डुबा देगा तो हम ना रहे, तुम ना रहे। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में नाविक भाई गरीब, नाव चलाने वाला जो है वो गरीब है, उसको लगता है इतने कीमती उपहार जो है, ये कूड़ा करकट किताब है, फेंक दो इसे। उसी समय बच्चों जाके उस वीडियो को खोल के देखिएगा, गुप्तोत्तर काल का। मैंने उसी समय आपको चंद लाइनें सुनाई थी कि जीवन में शिक्षा का क्या, आप आईएएस बने या ना बने उसका मतलब नहीं है, कोई आपके जीवन में जो आप तैयारी कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से आप तैयारी कर रहे हैं तो सब कुछ अपना अपने दांव पे लगाया हुआ है। आईएएस की परीक्षा बच्चों इतनी आसान भी नहीं है, अगर आप ईमानदार हैं तो सब कुछ दांव पे लगाया हुआ है। और विश्वास मानिए, एक गुरु का वचन है, आईएएस निकले या ना निकले, लेकिन ये 20 साल 22 साल की उम्र में जो शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी के बहाने आप देश विदेश, कुछ भी तो ऐसा नहीं है भाई जो आपसे छूट रहा है, सबका बंटवारा हो जाएगा बच्चों। जीवन एक यात्रा है, कल तक आपका बचपना था, अब आप ग्रोन अप कर चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, कुछ वर्षों में सांसारिक जीवन में आएंगे, फिर गृहस्थ जीवन शुरू होगा। जीवन एक यात्रा है, सब बट जाएगा, लेकिन जो विद्या अभी आप अर्जित कर रहे हैं, इस विद्या का बंटवारा बेटा कोई नहीं करेगा। जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, उसी समय मैंने आपको बताया था, चंद लाइनें आप लोग को सुनाई थी, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आता है, विनयाद याति पात्रताम, अगर विनम्र हैं तो उससे पात्रता आती है, एलिजिबिलिटी आती है। पात्रताम धन मापनोति, अगर पात्रता है उसके द्वारा अगर आप धन, सही रास्ते पे चल के धन कमा रहे हैं, धनात धर्मम ततः सुखम, उस धन का जो अर्जन है और उस धन के अर्जन से जो सुख है, वही सबसे परम सुख है। तो बच्चों, विद्या की क्या महत्ता है वो हमें किसने सिखाया, वो हमें वेन-सॉन्ग ने सिखाया कि वो एक किताबों को समंदर में नहीं फेंका, वो सभी कीमती बेशकीमती उपहारों को समंदर में फेंका। ये सिद्ध करता है कि धन दौलत के सामने, विद्या के सामने धन दौलत की कोई कोई तुलना ही नहीं है। अगर ज्ञान है आपके पास तो धन दौलत आप जब चाहेंगे तब कमा लेंगे। चलिए, तो वेन सॉन्ग हो गए, इसके बाद इत्सिंग रहता है। 7वीं शताब्दी के अंत में भाई कौन आता है, इत्सिंग आता है, और 7वीं शताब्दी के जो धार्मिक दशा है, जो सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन है, उस पर वो चर्चा करता है। आइए भाई अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग मध्यकालीन विदेशी यात्री पर आते हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मध्यकालीन विदेशी यात्री, तो मध्यकालीन जो विदेशी यात्री हैं, ये कौन है? मध्यकालीन विदेशी यात्री को ही ऐसे बांट दिया जाए, अरबी साहित्य, फारसी साहित्य, अरबी फारसी करते हैं फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। अरबी साहित्य में कौन है भाई? अरबी साहित्य में सुलेमान है और अल मसूदी हैं। सुलेमान और अल मसूदी हैं। सुलेमान और अल मसूदी जो हैं, नोट्स बेटा पढ़ के याद करेंगे, और कैसे याद करेंगे, कोई जादू की पुड़िया थोड़ी है कि उसको दे दिया जाए, पानी के साथ पीजिए और याद हो जाएगा। नोट्स बेटा करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, जितना ज्यादा की प्रैक्टिस एंड की प्रैक्टिस करते, मतलब बार बार रिवीजन करते रहिए, वही मात्र एक मूल मंत्र है किसी भी नोट्स को याद करने का। चलिए, अरबी साहित्य में सुलेमान है, अल मसूदी हैं और अल बरूनी है। अल बरूनी है। सुलेमान और अल मसूदी जो हैं, वो कब आए हुए थे भाई? तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इन 3 वंशों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष 200 सालों तक इन लोगों ने लड़ा था। किसके लिए लड़ा था? कन्नौज के लिए लड़ा था। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है, अच्छा 2 नए बैच है ना, तो क्या बेटा बताना है? पापा आपकी बिटियां हैं, समझा दो बेटा। क्या कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मैं असल में होता है कि ना, आप लोग कमेंट लिखते हैं और वो मेरे पास आने में वो 15-20 सेकंड, कभी कभी अगर नेटवर्क नहीं सही है तो 30 सेकंड का समय लगता है। तो आप देखते हैं मैं पूरे क्लास में निरंतर बोर्ड पे भी इंगेज रहता हूं। कोई ऐसा प्रश्न हो सकता है जो मैं ना देख पाया हूं, फिर से पूछिए बेटा, मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा हूं। मुझसे कुछ पूछ रहे हैं आप? मंजीत गुप्ता। चलिए, अच्छा बेटा जो है,
किताबुल हिंद जो है अल बरूनी ने लिखा। चलिए किसी दिन फ्लो में रहूंगा तो कहानी सुनाऊंगा बेटा, जो है 60% तो सुना ही दिया था। आइए जो है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है सुलेमान है, अल मसूदी है और अल बरूनी है। अब भाई क्या है, तो सुलेमान और अल मसूदी एक त्रिपक्षीय संघर्ष रहता है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल हैं, प्रतिहार हैं और राष्ट्रकूट हैं, ये 3 शासक रहते हैं। उन्हीं लोगों में कन्नौज के लिए 200 सालों तक लड़े थे। 200 साल कहानी बेटा आपसे नहीं पूछेगा कि अच्छा ये बताइए बच्चों, जो है जो बच्चे कर चुके हैं, जो हमसे कर चुके हैं, अगर मैं कहानी दोबारा सुनाऊंगा तो आप लोगों को कुछ नहीं लगेगा। चलिए फिर से दोबारा सुनिए। जो है कहानी सुनाने से पहले मेरा घड़ी की तरफ निगाह चला जा रहा है कि मैं खत्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो कहानी बेटा आपसे पूछेगा भी नहीं, बस कहानी से ये होता है ना, उस कहानी से एक एक लाइन, जैसे मुझे अगर कई महीनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हुआ है जिनको मैंने एनसीएंट और मेडाइवल पढ़ाया था, तो इतना तो स्पष्ट है कि भाई इतने महीनों के बाद भी कहानी याद है, तो कहानी से एक स्टोरी बन जाती है। तो हाँ, आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जाए बेटा, वो प्राचीन भारत की कहानी है। किसी दिन देखूंगा, सैटरडे के दिन या किसी दिन हल्के फुल्के मूड में रहूंगा। मैं, मेरी आदत है बेटा, मैं पीछे का रिवीजन कराते रहता हूं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इन लोगों से कर रहा हूं कि ये चीजें हैं। किसी दिन वैसा होगा तो उस दिन मैं सुना दूंगा, ठीक है। आइए जो है आगे बढ़ते हैं। तो ये सुलेमान और अल मसूदी जो है प्रतिहार शासक भोज रहते हैं, भोज के समय में आए हुए रहते हैं और पूर्व मध्यकाल के इतिहास पर, इनके यात्रा विवरण में जो है उस समय की राजनीतिक दशा पर और उस समय की सामाजिक दशा पर जो है प्रकाश पड़ता है। अल बरूनी जो रहता है वो किसके समय आया था, तो अल बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ आया था। अल बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी के बारे में आपने को पता है कि उसने 17 आक्रमण किया था। 17 आक्रमण किया था भाई, तो वो सब कहानी रहती है। लेकिन अभी यहाँ पे अल बरूनी के बारे में हम लोग को जानना है। तो अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था और उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो उसने जो है तहकीके हिंद लिखी थी। तहकीके हिंद, या इसी को किताब उल हिंद भी कहते हैं। तो तहकीके हिंद ग्रंथ में अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के समय भारत के जो शासक रहते हैं उनके ऊपर चर्चा करता है। कुछ ऐसे जगहों के बारे में भी चर्चा करते हैं जहां पे अल बरूनी नहीं गए थे, जैसे मध्य प्रदेश में वो कभी नहीं गया था, लेकिन फिर भी वहां के लोगों की मान्यताएं क्या थी, लोगों का कैसा जो है व्यवहार है, उन सब पे उन्होंने सुनी सुनाई बातों के आधार पर चर्चा किया था। एक चीज अल बरूनी की बड़ी ही महत्वपूर्ण है, वो प्राचीन भारतीयों के ज्ञान और विज्ञान की प्रगति का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि भारत का जो ज्ञान विज्ञान की प्रगति है उसका सानी कोई नहीं है। लेकिन वहीं पे ये भी जोड़ देते हैं कि उस बात का भारतीयों को गुरूर है जिसके वजह से वर्तमान में क्या है, मतलब अल बरूनी के समय में तो कहता है जिसके वजह से वर्तमान में भारत के ज्ञान विज्ञान की जो प्रगति है वो अवरुद्ध हो गया है। भारत से कई सारे ग्रंथों को अल बरूनी जब अपने मूल देश जाता है तो लेकर जाता है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि फारसी साहित्य क्या है। फारसी साहित्य में फिर से 3 नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। मिनहाज सिराज के बारे में मैंने सल्तनत काल में आप लोग को लिखवाया है। तो फारसी साहित्य में जो है मिनहाज सिराज है, फारसी साहित्य में मिनहाज सिराज हैं। इसके अलावा जो है आमिर खुसरो हैं, आमिर खुसरो हैं। इसके अलावा जो है अबुल फजल हैं। बहुत हैं, अनेकानेक हैं, मैं कुछ पर बात कर रहा हूं। बरनी है, बदायूनी है, फैजी हैं, बहुत सारे हैं। मिनहाज सिराज जो है ये गुलाम वंश के इतिहास पर अपने ग्रंथ तबकाते नासरी में चर्चा करते हैं। अपने ग्रंथ तबकाते नासरी में चर्चा करते हैं। तो इनका ग्रंथ मिनहाज सिराज का कौन सा ग्रंथ है, तबकाते नासरी है। आमिर खुसरो जो रहते हैं ये खिलजी और तुगलक काल में रहते हैं। आमिर खुसरो की जो रचना है वो कौन सी है भाई, तो नूर सिपेहर आशिका, नूर सिपेहर और आशिका। आशिका जो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान हैं और देवल रानी शायद रहती हैं, उनके बीच के संबंधों को, कहानी को उजागर करता है। आमिर खुसरो जो रहते हैं ये क्या है भाई, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियान का, ये भी प्रश्न पूछा गया है, चित्तौड़ अभियान का प्रत्यक्षदर्शी था, चित्तौड़ अभियान का प्रत्यक्षदर्शी था। चलिए भाई अब अगले कौन है, अगले जो है अबुल फजल है। अबुल फजल की कौन सी ग्रंथ है, अकबरनामा ग्रंथ है। अकबरनामा जो ग्रंथ है वो शहंशाह अकबर के समय के इतिहास को जानने का एक बहुत ही प्रामाणिक जो है वो पुस्तक बन जाता है। अब बच्चों मध्यकालीन विदेशी यात्री देखा जाए
अंतिम मुद्दा है, मध्यकालीन विदेशी यात्री कौन है? कालीन विदेशी यात्री में मार्को पोलो का नाम आप लोग सुने होंगे। मार्को पोलो है। एक नाम इब्न बतूता का सुने होंगे, इब्न बतूता है। एक नाम निकोलो कोंटी का सुने होंगे, निकोलो कोंटी है। एक नाम बेटा आप लोग अब्दुल रज्जाक का सुने होंगे, अब्दुल रज्जाक का सुने होंगे। इसके अलावा एक नाम जो है विलियम या डोमिंगो पाइस का सुने होंगे, डोमिंगो पाइस है। एक नाम, बहुत सारे हैं, एक नाम डुआर्टो बारबोसा का सुने होंगे, डुआर्टो बारबोसा का सुने होंगे। एक नाम जो है विलियम हॉकिंस का सुने होंगे, विलियम हॉकिंस का सुने होंगे। एक नाम जो है सर टॉमस रो का सुने होंगे। चलिए बेटा, तो मार्को पोलो कौन रहता है भाई? मार्को पोलो वेनिस का यात्री रहता है। रुद्रम्मा देवी का नाम आप लोग सुने हैं? रुद्रम्मा देवी का बेटा नाम सुने होंगे। दक्षिण भारत की एक मूवी है रुद्रम्मा देवी, जानते हैं, मैं आप लोग को कहता हूं कि भाई ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल मूवी है उसे देख लेना चाहिए, उसे देखने में कोई बुराई नहीं है। रुद्रम्मा देवी नाम से एक दक्षिण भारत की मूवी भी है, अगर आप देखना चाहें तो। उस पिक्चर की शुरुआत ही यूनान के, इटली के दरबार से होता है। मार्को पोलो जो रहते हैं वो भारत आए हुए रहते हैं मार वर्मन कुलशेखर के समय में, और उसके साथ साथ वो वारंगल के जो काकतीय वंश हैं वहां की शासिका रुद्रम्मा देवी रहती हैं, उनके बारे में भी अपने यात्रा विवरण में जिक्र करते हैं। तो मार्को पोलो का जो भारत आना है और भारत के बारे में जो उन्होंने चर्चा किया वो अत्यंत महत्वपूर्ण जो है हम लोगों के लिए हो जाता है। अगला इब्न बतूता है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे, मोरक्को के रहने वाले थे। इनके ग्रंथ का नाम रेहला रहता है। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। बचपन में ही ये घूमने का शौक रहता है, घर बार छोड़ते ही छोड़ते हैं, देश भी छोड़ते हैं, कई देशों को पार करते हुए भारत आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपने यहाँ दिल्ली में इन्हें काजी, काजी मतलब न्यायाधीश नियुक्त करता है। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होता है, बाद में चीन अपना दूतमंडल भेजता है, वहां भी इब्न बतूता को भेजता है। तो इब्न बतूता एक लंबे समय तक भारत में रहे। इनकी रचना जो रेहला है, उस रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल के इतिहास के लिए वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद बच्चों निकोलो कोंटी है। विजयनगर साम्राज्य में देवराय प्रथम, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश है, संगम है, सालू है, तुलु है, आरबिडू है। संगम वंश में शासक देवराय प्रथम है। देवराय के दरबार में कौन आया था? निकोलो कोंटी आया था। कहां का रहने वाला था? कोंटी में ई लगा है, कोंटी ई लगा है भाई ना, कोंटी ई कहां का रहने वाला था पूछा है प्रश्न, इटली का रहने वाला था। कोंटी में ई कहां का रहने वाला है? इटली का रहने वाला है। उसके बाद अब्दुल रज्जाक जो है, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में आया था, देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। और विजयनगर की राजधानी हम्पी के बारे में क्या बताया था? तो हम्पी के बारे में कहा था कि दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे समृद्ध शहर हम्पी है। तो उस जमाने में बच्चों, जैसे आज दुबई कहते हैं, उस जमाने में मध्य एशिया का शहर समरकंद था। वो कहते हैं समरकंद से भी ज्यादा समृद्ध शहर है। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आए थे? देवराय द्वितीय के समय में आए थे। ईरानी राजदूत थे, ईरानी राजदूत थे। कोंटी इटली का था, इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका का था, मार्को पोलो वेनिस का था। अगला बच्चों डोमिंगो पाइस और डुआर्टो बारबोसा, ये दोनों पुर्तगाली रहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। डोमिंगो पाइस और डुआर्टो बारबोसा दोनों पुर्तगाली हैं। क्या चर्चा किए थे? तो विजयनगर काल में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किए थे। विजयनगर राज्य में सती प्रथा का प्रचलन था। डुआर्टो बारबोसा जो रहता है, एक बड़ा ही मजेदार किस्सा बताता है। डुआर्टो बारबोसा कहता है कि गुजरात के शासक कौन है? महमूद बेगड़ा है। महमूद बेगड़ा को कहता था कि बड़ा ही अजीब सा इंसान था वो, सर्प, सर्प मतलब सांप, सांप का विष लेता था। एक बच्चों, हम लोग के बचपन में धारावाहिक आता था चंद्रकांता, शायद आप लोग, हम लोगों के बचपन में आता था, शायद आप लोग नाम सुने होंगे। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार। उस चंद्रकांता में एक कैरेक्टर रहते हैं शिवदत्त या क्या, वो विष लेता था। बचपन के दिन थे, शिवदत्त क्योंकि वो सर्प का विष लेता था, उसको देखते ही हम लोग डर जाते थे कि विषैला आदमी है। वो तो धारावाहिक था। डुआर्टो बारबोसा, बच्चों ये प्रश्न पूछा इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर की बातें करके कि आपको बात समझ में आ जाए। तो गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के बारे में कहता है कि वो सर्प का विष लेता था। इस तरीके से वो विष पुरुष था, जब उसके शरीर पे कोई मक्खी बैठती थी वो फूल करके, मतलब स्वेलिंग होना होता है, फूल करके मर जाती थी। किसने इस बात को कहा था? डुआर्टो बारबोसा ने कहा था। अगले कौन है भाई? तो विलियम हॉकिंस है। विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम बन के आए थे, फैक्ट्री खोलने की अनुमति चाहते थे। विलियम हॉकिंस को वो अनुमति जहांगीर ने नहीं दिया, क्योंकि वो पुर्तगालियों के, जहांगीर के शिक्षक पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों के प्रभाव में था, अनुमति नहीं दिया। इनको सर टॉमस रो आते हैं, ये 1608 में आते हैं, 1615-16 में आते हैं। सर टॉमस रो को अनुमति जहांगीर दे देते हैं, कहानी खत्म हो गया। चलिए फटाफट हेडिंग दीजिए, हेडिंग दे दीजिए विदेशी यात्री। विदेशी यात्री लिखिए। यूनानी साहित्य, विदेशी यात्री ने विदेशी साहित्य कर लीजिए, विदेशी साहित्य, उसमें हेडिंग दे दीजिए यूनानी साहित्य लिखिए। यूनानी साहित्य को क्रमशः 3 भागों में बांटा जाता है। यूनानी साहित्य को क्रमशः 3 भागों में बांटा जाता है। सिकंदर के पूर्व, सिकंदर के पूर्व हेरोडोटस, सिकंदर के पूर्व हेरोडोटस थे।
जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। सिकंदर के पूर्व हेरोडोटस भी थे, जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता था, जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता था, तथा तथा जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता था, तथा इनके द्वारा हिस्टोरिका ग्रंथ लिखा गया, तथा इनके द्वारा हिस्टोरिका ग्रंथ लिखा गया, इनके द्वारा हिस्टोरिका ग्रंथ लिखा गया, इनके द्वारा हिस्टोरिका ग्रंथ लिखा गया। फुल स्टॉप। हेरोडोटस कभी भी भारत नहीं आए थे, हेरोडोटस कभी भी भारत नहीं आए थे, परंतु फिर भी, परंतु फिर भी भारत के संदर्भ में, परंतु फिर भी भारत के संदर्भ में उन्होंने रोचक वर्णन किया था, भारत के संदर्भ में उन्होंने रोचक वर्णन किया था। नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर के दौरान, सिकंदर के दौरान ऑनेसिक्रिटस, सिकंदर के दौरान ऑनेसिक्रिटस, यहां सब लिखा हुआ है, नियार्कस और एरिस्टोबुलस, सिकंदर के दौरान ऑनेसिक्रिटस, ये बेटा यहां पे मैंने ट्रायंगल बना के लिखा है, ऑनेसिक्रिटस, नियार्कस और एरिस्टोबुलस आए थे, आए थे, जो सिकंदर के समकालीन, जो सिकंदर के समकालीन भारत के क्षेत्रीय राजवंशों, सिकंदर के समकालीन भारत के क्षेत्रीय राजवंशों, भारत की जलवायविक, भारत की जलवायविक कौमा भौगोलिक दशा, जलवायविक कौमा भौगोलिक दशा पर प्रामाणिक साक्ष्य प्रदान किया है, पर प्रामाणिक साक्ष्य प्रदान किया है। फुल स्टॉप। सिकंदर के भारत पर आक्रमण से, सिकंदर के भारत पर आक्रमण से भारतीय इतिहास में, सिकंदर के भारत पर आक्रमण से भारतीय इतिहास में एक सुव्यवस्थित, एक सुव्यवस्थित ऐतिहासिक क्रम, एक सुव्यवस्थित ऐतिहासिक क्रम के बारे में, एक सुव्यवस्थित ऐतिहासिक कालक्रम के बारे में हमें स्पष्ट हो जाता है, हमें स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर के पश्चात, सिकंदर के पश्चात, बस बेटा 5 मिनट और है सद्दाफ, 5 मिनट और बेटा ना, लेकिन एक सर्टेन टाइम में कोर्स खत्म भी करना, पहले ही बता देना होता है कितने क्लास में खत्म करना है। अब मेरा आदत है ना, मैं पढ़ाते पढ़ाते ना थोड़ा डीप में चला जाता हूं, अब डीप में चला जाता हूं तो उसकी भरपाई बेटा करना ही पड़ता है। लिखिए जो है, सिकंदर के पश्चात मेगस्थनीज, मेगस्थनीज जो कि एक राजदूत के रूप में, मेगस्थनीज जो कि एक राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फुल स्टॉप। उस उनकी पुस्तक इंडिका से, उनकी पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन राजनैतिक प्रशासनिक, उनकी ग्रंथ इंडिका से मौर्यकालीन राजनैतिक प्रशासनिक और सामाजिक दशा पर, सामाजिक दशा पर उल्लेख किया गया, उनकी ग्रंथ इंडिका में मौर्यकालीन सामाजिक, राजनैतिक प्रशासनिक और सामाजिक दशा पर उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ग्रंथ में, पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ग्रंथ में मौर्योत्तरकालीन आर्थिक दशा पर, मौर्योत्तरकालीन आर्थिक दशा पर, मौर्योत्तरकालीन आर्थिक दशा पर, इसके साथ साथ, इसके साथ साथ मौर्योत्तरकालीन समुद्र पारीय व्यापार, मौर्योत्तरकालीन समुद्र पारीय व्यापार और भारत के प्रमुख, और भारत के प्रमुख, भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर चर्चा किया गया है, भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर चर्चा किया गया है। अगला हेडिंग दे दीजिए, चीनी साहित्य, चीनी साहित्य में पहला पॉइंट लिखिए, चीनी साहित्य में पहला पॉइंट, फाहयान, फाहयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, फाहयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे और उन्होंने, और फाहयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे और उन्होंने विक्रमादित्य के समय काल में, विक्रमादित्य के समय काल में कुशल कानून और व्यवस्था, विक्रमादित्य के समय काल में कुशल कानून और व्यवस्था, कुशल कानून और व्यवस्था, कौमा मृत्युदंड की सजा नहीं दिए जाने, मृत्युदंड की सजा नहीं दिए जाने, कौमा बार बार राजद्रोह किए जाने पर, बार बार राजद्रोह किए जाने पर अपराधी का दाहिना हाथ काट दिए जाने, बार बार राजद्रोह किए जाने पर अपराधी के दाहिना हाथ काट दिए जाने, तथा, तथा भारत में कौड़ियों के, भारत में कौड़ियों के
कौड़ी बच्चों शंख या सीप होता है। भारत में कौड़ियों के सिक्के के रूप में, भारत में कौड़ियों के सिक्के के रूप में प्रचलन का उल्लेख किया है। कौड़ियों के सिक्के के रूप में प्रचलन का उल्लेख किया है। नेक्स्ट, कौड़ियों के सिक्के के रूप में प्रचलन का उल्लेख किया है। नेक्स्ट, वेन सॉन्ग, अगला पॉइंट बच्चों, वेन सॉन्ग हर्षवर्धन के समय काल में, हर्षवर्धन के समय काल में नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। वेन सॉन्ग ने हर्षवर्धन को वैश्य, हर्षवर्धन को वैश्य और सिंध देश के राजा को, और सिंध देश के राजा को फीशे, ये चीनी शब्द है, फीशे जाति का, फीशे जाति का ब्रैकेट में शूद्र, फीशे जाति का ब्रैकेट में शूद्र बताया था, शूद्र बताया था। नेक्स्ट, वेन सॉन्ग, वेन सॉन्ग पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय ब्रैकेट में चालुक्य वंश और पल्लव वंश, और पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन के, और पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन के दरबार में गया था। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन के दरबार में गया था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के दरबार में गया था तथा नरसिंह वर्मन के दरबार में गया था तथा समुद्री मार्ग से वह पुनः अपने मूल देश लौट गया, तथा समुद्री मार्ग से वह पुनः अपने मूल देश लौट गया। नेक्स्ट, इत्सिंग सातवीं, लास्ट पॉइंट कर लीजिए, यहीं पे खत्म कर दूंगा। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में, इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। चलिए, अच्छा, बंद कर दिया। ऐसा बेटा, इतने अगर आप लोग सभी के सभी अगर इतने होनहार बच्चे